हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस पॉलिटेक्निक कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर से इस नए वीडियो में बात करेंगे गैलोसेक या गैसीय आयतन के नियम का, यानी कि गैलोसेक या गैसीय आयतन का नियम क्या होता है। तो सबसे पहली बार इस नियम को सन 1808 ईस्वी में गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो आपका गैलोसेक का नियम होता है, इसको मतलब जो गैसीय आयतन का नियम होता है, इसको हम गैलोसेक या गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। और इसको सन 1808 ईस्वी में गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने ये बताया कि जो गैसीय आयतन का नियम होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक यानी कि इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए या उत्पन्न किए गए, यानी कि ये जो गैलोसेक नामक वैज्ञानिक थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि इनके नियम के अनुसार, इन्होंने अपने नियम के अनुसार ये बताया कि प्रयोग किए गए या उत्पन्न किए गए गैसों का आयतन ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, यानी कि ताप और दाब यानी कि प्रेशर और गैस दोनों क्या हो, समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, तो यह एक सरल अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में आता है बच्चों? सरल अनुपात में होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। गैसीय आयतन का नियम क्या होता है? तो सन 1808 ईस्वी में गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने यह बताया, इन्होंने अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार इन्होंने यह बताया कि इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए वह उत्पन्न किए गए गैसों के जो आयतन होते हैं, गैसों के आयतन जब उसका ताप यानी कि जो टेम्परेचर होता है, दाब यानी कि जो प्रेशर होता है, कि समान परिस्थितियों में, यानी कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। यह किस अनुपात में रहते हैं? यह सरल अनुपात में रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन इस के डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं कि सन 1808 ईस्वी में गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम के अनुसार, अपने नियम के अनुसार प्रयोग किए गए या सन 1808 ईस्वी में गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम के अनुसार प्रयोग किए गए वह उत्पन्न किए गए गैसों का आयतन क्या होता है बच्चों? गैसों का आयतन जब ताप वह प्रेशर यानी कि टेम्परेचर वह प्रेशर, ताप वह दाब की समान परिस्थितियों में क्या हो, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं
तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। देखिएगा गैल्सेक का गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है, या गैल्सेक का गैसीय आयतन का नियम क्या होता है, या ऐसे भी बोला जाता है कि गैसीय आयतन का नियम किसे कहते हैं। तो सन 1808 ईस्वी में गैल्सेक नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम के अनुसार प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों का आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। तो वो किस अनुपात में रहते हैं, उनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या हो बच्चों, एक सरल अनुपात में होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्सेक का नियम या गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। गैल्सेक नामक वैज्ञानिक ने ये जब परिभाषा दी तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यानी कि प्रयोग करके एग्जाम्पल दिया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा अगर हम केवल इसमें गैस के एग्जाम्पल के थ्रू बात किया जाएगा, केवल किसके थ्रू, केवल गैस को लेके बात किया जाएगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल लेते हैं H2। H2 का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, क्लोरीन। Cl2 ये क्या है बच्चों, क्लोरीन है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, आपस में क्रिया करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक। यानी कि यह भी एक प्रकार का लगभग बाबू क्या होता है, गैस होता है। जो आपका ये क्या है, गैस है। देखो जी, गैस को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। यह भी आपका गैस है और यह भी आपका गैस है, और यह भी क्या है बच्चों, गैस है। लेकिन हमने क्या देखा, गैल्सेक के नियम के अनुसार क्या बताया, तो सन 1808 ईस्वी में गैल्सेक नामक वैज्ञानिक ने जब गैसीय आयतन को नियम को दिया था तो उन्होंने ये बताया कि प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए, प्रयोग किए गए वह उत्पन्न किए गए गैसों का जो आयतन, जब जो गैसों का आयतन होता है जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, यानी कि ताप और दाब दोनों समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के गैस लिए हैं, फिर किसके गैस लिए, क्लोरीन के गैस लिए, और दोनों ने आपस में जब क्रिया किया क्या बना बच्चों, HCl बना, यानी कि हाइड्रोक्लोरीन गैस बन गया। अब यहां पे देखिएगा जो आपका हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को हम ऐसे देखें तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन H2O का कितना आयतन मान ले, एक आयतन मान ले। कितना आयतन मान ले, एक आयतन। अगर ml की बात करें तो हम कितना ml मान ले, 100 ml मान ले। कितना ml मान ले, 100 ml मान ले। और कितना इकाई मान ले, एक इकाई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों, एक इकाई है, एक इकाई है। देखिएगा इकाई को कैसे दिखाते हैं, तो इधर अगर कोई अंक होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो कितना मानते, 2 इकाई मानते। अगर यहाँ पे 3 होता तो कितना मानते, 3 इकाई मानते। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसको नहीं लिया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, इसलिए कितना इकाई मानेंगे, 1 इकाई। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन भी कितना है बाबू, 1 है। यानी कि कितना ml लेंगे, 100 ml लेंगे, तो ये भी कितना इकाई होगा, 1 इकाई होगा। कितना इकाई होगा, 1 इकाई होगा। समझ में आया। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपका ये दोनों चीज मिलकर, यानी कि मैं अगर ऐसे समझे तो यहां पे एक डिब्बा और एक डिब्बा, दोनों डिब्बे मिल गए। इसका मतलब कि एक बड़ा सा डिब्बा का निर्माण हुआ, यानी कि एक इकाई इसका और एक इकाई इसका, दोनों को मिला के कितने इकाई हो गए, 2 इकाई। अर्थात आयतन इसका थोड़ा सा बढ़ेगा इनके अपेक्षा। तो यहाँ पे देखें तो ये कितना ml हो जाएगा, तो अगर बात करें तो 100 + 100 कितना ml दिख रहा है, 200 ml दिख रहा है। कितना इकाई दिखेगा, 2 इकाई दिखेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिएगा ये एग्जाम्पल ले लिया, या इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बताएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितने इकाई है, 1। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना इकाई है, 2 इकाई। यहाँ पे कितना इकाई है, 1 इकाई। यहाँ पे कितना इकाई है, 1 इकाई। अब इन दोनों की इकाइयों की बात किया जाए, यानी कि अनुपात की बात किया जाए, अगर हम इसका यहाँ पे अनुपात देखें, देखिएगा अनुपात की बात करें तो इसका अनुपात कितना होगा, 1। इसका अनुपात कितना है, 1।
और इसका अनुपात कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं एक संबंधे 2। अगर इसको हम जो कटने वाला होता है कटा लेंगे तो कितना आएगा अनुपात 1 आएगा, कटा के भी देखेंगे तो हमारा अनुपात कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि एक संबंधे 1 हो सकता है। अगर हम ml की बात करें, किसकी बात करें ml की बात करें, तो ml में जाते हैं तो इसका ml के अनुसार अनुपात निकाले तो 100 अनुपाते कितना हो जाएगा बच्चों 200 अनुपात, और ये आपका आसानी से कट जाएगा और एक सरलतम अनुपात आएगा। एक कैसा अनुपात आएगा बच्चों, एक सरलतम अनुपात आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं गैलुसेक का नियम कहते हैं या गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। यानी कि सन 1808 ईस्वी में गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम के अनुसार प्रयोग किए गए वह उत्पन्न किए गए, यानी कि जो प्रयोग किया जाता है और जिसको उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उत्पन्न किए गए गैसों का आयतन, जब यानी गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं, यानी कि उस गैस का जो आयतन होता है और उस समय जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो एक समान परिस्थितियों में क्या होता है मापे जाते हैं, तो यह एक सरल अनुपात में रहते हैं। किस अनुपात में रहते हैं बच्चों, एक सरल अनुपात में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। ये एक एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। अब यहां तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ चलेगा, हम लोग इसको क्लीन करते हैं और आगे के एग्जांपल को देखते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे क्या है बच्चों, जैसे लेते हैं मान लीजिए कि N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन, इसको हटा देते हैं, यह क्रिया करेगा, क्या बनेगा NH2। देखो बच्चों यहाँ पे NH2 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे ना तो आपका अमोनिया बना, NH3 होता तब आपका क्या बनता अमोनिया बनता। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि जितना इधर होता है उतना इधर होना चाहिए। ये आपका अभिकारक होता है और ये आपका क्या होता है उत्पाद होता है। तो अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है 2, तो इधर भी 2 करना होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 3 6। अब देखिएगा समझिएगा, अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे जो आपका अमोनिया है नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आयतन है 1 आयतन है, ऐसे में लिख के समझा रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आयतन है, तो हाइड्रोजन के अगर आयतन की बात की जाए तो कितने आयतन होंगे बच्चों 3 आयतन। मैंने बोला ना इधर के लिए अंक लिया जाता है, कितना आयतन होगा 3 आयतन होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 आयतन, कितना होगा 2। अब देखिएगा अर्थात यानी कि जो मापे जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो 21 अनुपात में होता है बच्चों, सरल अनुपात में होता है। अर्थात यहाँ पर 1 अनुपात नाइट्रोजन 3 अनुपात हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 अनुपात अमोनिया के बना दिए। कितने अनुपात अमोनिया के बना दिए 2 अनुपात। अगर इसका अनुपात देखें तो इसका अनुपात क्या होगा 1 संबंधे 3 संबंधे 2। अगर हम इसको सरलतम अनुपात में लेके जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा एक सरल अनुपात में चला जाएगा, यानी कि ये क्या होगा ये सरल अनुपात के रूप में छोटा हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए क्वेश्चन एक आयतन मतलब एक आयतन क्या मतलब समझने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बच्चों, केवल इधर के अंक को लिया जाता है 1 है, इधर के नीचे वाले अंक को नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 इसलिए 3 आयतन, और यहाँ पे कितना है 2 इसलिए 2 आयतन। अब एक सरलतम अनुपात में हम लोग इसका एक सरलतम अनुपात मिलता है तो उसे क्या कहते हैं गैलुसेक का नियम कहते हैं या गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लिखने के पश्चात आप इसको बताएं कि नहीं मुझे समझ में आया। अगर नहीं आया तो आपके लिए हम लोग तत्पर हैं, कोई और एक अच्छे से और इसको समझाने की कोशिश किया जाएगा। चलेगा अब क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं तो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं पूरा इस चीज को मिटा रहा हूं और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये दे रहा है कि अभिक्रिया यानी कि जो पहले की अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया
ठीक है, H2 प्लस Cl2 से करके क्या बनाया था, 2HCl बनाया था, कि यदि 40 ml हाइड्रोजन 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करता है, क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करता है, पूर्ण रूप से क्रिया करता है, तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का आवश्यक आयतन क्या होगा। यानी कि तब कह रहा है कि क्लोरीन का, क्वेश्चन एक बार ध्यान सुनिएगा, हाँ, क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा HCl का, HCl मतलब आप समझ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का आयतन ज्ञात कीजिए, HCl का आयतन ज्ञात कीजिए। चलेगा, अभिक्रिया जो हो रही है वो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के बीच हो रही है, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, यानी कि गैस के रूप में रहता है, कि यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करता है तो Cl का आवश्यक आयतन तथा HCl का आवश्यक आयतन क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी, अगर मैं यहां पे बात करूं H2 प्लस Cl2, अगर इसके पहले इस एग्जाम्पल को मैं समझाया था, इसको कितना माना था, अगर ऐसे माने तो हम कितना मानेंगे, 1 इकाई आयतन, ऐसे मान लें 1 इकाई आयतन। अगर 1 इकाई आयतन हमारा किसका है, हाइड्रोजन का है, तो श्योर सी बात होगी कि क्लोरीन का भी कितना होगा, 1 इकाई आयतन होगा। कितना इकाई आयतन होगा, 1 इकाई आयतन होगा। चलिएगा बच्चों, अब अगर यहां पे क्वेश्चन में 1 का वैल्यू दिया है, कह रहा है कि HCl के यदि, यानी कि H2 प्लस HCl, H2 प्लस Cl2 जो क्रिया करके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है, कि यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो कितना ml है बच्चों, 40 ml, तो हमारा अगर 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन का होगा और 1 इकाई आयतन क्लोरीन का होगा, तो 40 ml अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कि 40 ml भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। बोलो 40 ml क्या होगा, क्लोरीन होगा। यानी कि ये अगर 40 हाइड्रोजन H2 40 है तो क्लोरीन भी हमारा कितना होगा, 40 ml। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो इसका मतलब एक इकाई मतलब कितने ml बन जाएगा, यानी कि अगर ml की बात किया जाए तो, यानी कि इकाई आयतन की बात किया जाए तो 2 इकाई आयतन बनेगा। कितना इकाई आयतन बनना है, 2 इकाई आयतन बन रहा है। अगर 2 इकाई आयतन बन गया तो इसका मतलब कि 40 और 40 ml दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, बोलो बच्चों 80 ml। 80 ml क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इसका मतलब तो वही कह रहा है ना कि क्या ज्ञात कीजिए, HCl का आयतन। तो मैं बात करूं कि अगर इसका 1 इकाई आयतन है तो इसका भी 1 इकाई आयतन होगा, तो इसका मतलब कितना आयतन होगा, 2 इकाई होता आयतन होगा। अगर क्वेश्चन को ऐसे किया जाए तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है, यहां पे दिखा रहा हूं नीचे, अगर हमारा हाइड्रोजन कितना है बच्चों, H2O, हाइड्रोजन 1 इकाई आयतन है, तो इसका मतलब कितना होगा, 1 इकाई आयतन है तो, और कितना ml है, 40 ml है। तो Cl की बात पूछ रहा है तो Cl भी कितना होगा, 1 इकाई आयतन होगा, 1 इकाई आयतन होगा, और कितना ml ये भी होगा, 40 ml। समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी। और आपका इसका मतलब कि जो आपका HCl होगा वो HCl कितना होगा, 2 इकाई होगा। कितना इकाई होगा बच्चों, 2 इकाई आयतन होगा, और 2 इकाई आयतन होगा तो 40 कितना हो जाएगा, 80 ml। तो कितना ml होगा बच्चों, 80 ml होगा। समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, ये टॉपिक भी समझ में आएगी। अब ज्यादा से ज्यादा अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों का इस चैप्टर का क्या
देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन और आंसर क्या दिया, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देखते हैं। चलिएगा आइए देखेंगे। चलिएगा इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, आप लोग देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको मालूम है किसने किया था। ऑप्शन पहला क्या दिया है बच्चों, डाल्टन दिया होगा, दूसरा प्राउड्स ने दिया होगा, तीसरा रिकक्टर ने, और तीसरा गैलोसे मतलब चौथा जो है वो गैलोसेक ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहले का ऑप्शन होगा चौथा अर्थात डी, यानी कि गैलोसेक ने दिया था। ठीक है, पहले का डी कौन सही होगा, डी। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या दे रहा है। ऑब्जेक्टिव दूसरा क्या दे रहा है, ऑब्जेक्टिव दूसरा देखेंगे। कह रहा व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों में। किससे क्या दिया है, CO2 CH4 और H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और उसके बाद जल। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि N2O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O3, N2O5। अगला ऑप्शन दिया है NaCl, उसके बाद मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। लास्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया है, प्रश्न नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। तीसरा दिया है कि शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः 92.83%, फिर 90 यानी कि 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उससे प्रतिपादित किया था। तो इस प्राउड्स ने, रिकक्टर ने, डाल्टन ने या लामसो साव ने, तो किसने किया था, डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः एक में 76.47% है, मतलब 76.47%, एक है 61.78% तथा 51.68% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं तो गुरुत्वीय अनुपात का नियम, पहला ऑप्शन, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा ऑप्शन तुल्य अनुपात का नियम, चौथा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ए, स्थिर अनुपात का नियम, अरे सॉरी गुरुत्वीय अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 5 है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो अभी आपने पढ़ा आयतनों के संयोग का नियम गैलोसेक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी। देखिए बता दो बच्चों। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाते हैं जिसमें क्रमशः एक 42.8% तथा 27.27% कार्बन है, वह उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होगा, स्थिर अनुपात के नियम का, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, गुरुत्वीय अनुपात के नियम का, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही, गुरुत्वीय अनुपात के नियम का। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 है, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.87
88.7% तथा 78.8% तांबा है, तो इसके नियम को प्रतिपादित किया था। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गुरुत्वीय अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या सहित अनुपात का नियम। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरुत्वीय अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। द्रव्यमान अविनाशी का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुरुत्वीय अनुपात का नियम या गैलिसेक के आयतन का नियम। तो गुरुत्वीय अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? इसका भी सी सही होगा। चलेगा। अब बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुरुत्व अनुपात के नियम की पुष्टि होती है? यानी कि जो आपके यौगिक होते हैं, यौगिक के कुछ अनुपात द्वारा गुरुत्व अनुपात की पुष्टि होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जैसे CO तथा CO2, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड तथा कॉपर ऑक्साइड CuO2O। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा SO2 तथा SO3। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो क्या होगा बच्चों? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आइएगा। कह रहा कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। तो यौगिकों की जो संरचना होती है, यौगिकों की संरचना क्या प्रदर्शित करती है? तो सब लोग जानते हैं गुरुत्वीय अनुपात का नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर 11 क्या दिया है? क्वेश्चन देखिएगा। व्युत्क्रमण अनुपात के नियम की प्रतिपादन किसने किया था? केविन्स ने, डाल्टन ने, गैलिसेक ने, रिएक्टर ने। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 11 है इसका सही क्या होगा? डी होगा। कौन सा सही होगा बच्चों? डी, रिएक्टर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पे भी स्मॉल कर दीजिए, मैं तो कहेंगे कैपिटल स्मॉल। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 12 क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 उसका ऑप्शन क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। 12 गुरुत्व अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। मतलब युग्म मतलब जोड़ा, उनके साथ मिलना। क्या है? MgCO23, MgCO3, MgO, CO, CO2, NaCl, NaBr, H2O, D2O। तो आपका जो आपका 12 होगा इसका ऑप्शन सही क्या होगा? डी। यानी कि देखिएगा युग्म क्या बनेगा? डी होगा। जो H2O वो भी आपका जल, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल है। समझ में? यहां पे दिखा दे रहा हूं, देखिए H2O ये आपका जल का सूत्र है और जो D2O होता है इसको हम, ये भी आपका जली का सूत्र है लेकिन भारी जल का सूत्र है और इसको ये भी बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखें, छोटे छोटे बातों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाता है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। हाइड्रोजन का 1, सोडियम का मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 दिया है, सोडियम का द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का कितना दिया है? 35.5। तो ऑप्शन क्या दिया है? ए मतलब एक संबंधे 35.5, 23। दूसरा ऑप्शन है एक संबंधे 23, तीसरा है 23 संबंधे 35.5, चौथा है 23 संबंधे 1। तो आपका जो 13 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 23 संबंधे 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जिंक सल्फेट, जो आपका जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट की क्रिस्टल में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल
2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल के बनाने 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी 0.4 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.2 ग्राम या 5 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा, यानी कि 0.5 ग्राम। चलेगा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर दे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन क्या होगा, 15 क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरिलियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरिलियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा 3.413 ग्राम, 3.413 ग्राम, 2.443 ग्राम या 0.9 ग्राम। तो आपका 15 का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा बी, यानी कि 3.413, 3.413 ऑप्शन क्या सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई है। जिस नियम, यानी कि जो आपका नियम है, यानी कि जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन। तो आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच, बी सही होगा, फ्रेंच होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान होगा, पहले से अधिक होगा, पहले से कम होगा, उतना ही होगा, अधिक या कम होगा। तो जो 17 का ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, सी, उतना ही होगा। अरे सी, 17 क्वेश्चन क्या होगा, उतना ही होगा, सी सही होगा। क्योंकि आपने देखा 40 उसका 40 उसका, टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 80, और इन दोनों को देखा जाए तो हाफ हाफ कर देंगे, 40-40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखिएगा, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। गुरुत्व अनुपात के नियम के आधार, व्युत्क्रमण अनुपात के नियम के आधार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। तो सब लोग जानते हैं सी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को समझिएगा। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 उतना ही होगा, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 के बाद जो 18 है, 18 क्या दिया है क्वेश्चन, थोड़ा कार्बन, सॉरी गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैंने 19 को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग सहयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमान में अनुपात होगा 1:2, 2:1, 6:2 या 2:6। तो आपका जो 18 होगा उसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ही सही होगा, यानी कि 6:2। अब 19 देखिएगा, 19 वाला क्वेश्चन मैंने आंसर बता दिया था। 19 क्वेश्चन, यानी कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। तो सब लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों, सी। अब ऑप्शन नंबर बात करते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर 20 और इसका ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य की अविन्यासता यानी कि अविन्यासता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है।
रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए या अपचयन अभिक्रियाओं के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का जो आपका होगा वो आपका क्या होगा बच्चों? बी, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, यानी कि कोई यौगिक हो उसको किसी भी विधि द्वारा क्या किया जाए? बनाया जाए, उसे उसमें उपस्थित अवयव तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? डाल्टन का, प्राउस्ट का, पावाली का या लेवासियो का? तो आपका जो क्या होगा? तो आपका बी होगा, इसका होगा प्राउस्ट का। यहां से आपका लेसन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन आंसर, सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या बच्चों? तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परमाणु की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।